हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। ये जो आप थंबनेल देख रहे हो कि एचसीएस मेंस के कुछ डेंजर पॉइंट्स हैं, ये एक रियलिटी है और मैं आपको बताऊंगा कैसे ये डेंजर पॉइंट्स हैं, कौन कौन से डेंजर पॉइंट्स हैं और उनमें से जो सबसे खतरनाक है या जिसको हम कह सकते हैं एलिफेंट इन द रूम, वो क्या चीज़ है। तो आइए आओ एनालाइज करते हैं हम कि क्या क्या जो खतरे हैं एचसीएस मेंस के, जिनसे हमें उनको टैकल करना है या जो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। और एक जो सबसे मेन है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो डेंजर पॉइंट है या जो उसको हमें टैकल करना है एचएस मेंस में ताकि हम अपना एग्जाम क्लियर कर सके, वो है आपका 100 मार्क पेपर की स्ट्रेटेजी। क्योंकि अधिकतर जो यूपीएससी के बच्चे पेपर देते हैं वो कितना देते हैं, 250 मार्क्स का जीएस का पेपर, है ना। या फिर कई स्टेट में 200 मार्क्स का भी होगा, पर ये 100 मार्क्स के अंदर, ठीक है, 100 मार्क्स के अंदर टाइम वही है 3 आवर। तो ये एक अनसर्टेनिटी है कि कैसा आपका पैटर्न आएगा, तो इसको आपको अभी मैनेज करना है। तो जो जो आज मैं आपको डेंजर्स बताऊंगा वो सारे आपको आने वाले 2 महीने में मैनेज करने हैं। उस दिन एग्जाम में बैठ के स्ट्रेटेजी नहीं बनेगी, ना ही एग्जाम में बैठ के एकदम से चीजें आपको याद आएंगी। जो करना है अभी आने वाले 50 दिन के अंदर करना है आपने। तो ये पहला जो पार्ट है जो टैकल करना है कि भाई कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम उनको एलोकेट करना है, किसमें कौन सा कीवर्ड लिखना है, कैसे उस आंसर को स्ट्रक्चर करना है अगर उतने मार्क्स का आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा इसमें मैं कहूँगा पहला जो डेंजर पॉइंट है वो है मैनेजिंग दीज डिफरेंट मार्कर क्वेश्चंस, जो कि केवल 100 मार्क्स में कितने क्वेश्चन डाल लेंगे, कैसे करेंगे। तो फर्स्ट डेंजर पॉइंट इज 100 मार्क पेपर, उसको क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन कौन से, जैसे मैंने बताया कीवर्ड्स डालने हैं आप, क्योंकि इसमें मोस्टली फिर अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आप उसमें ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिख सकते, टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा और ऐसा लिखना पड़ेगा कि कॉपी डिफरेंशिएट हो बाकी लोगों से आपकी, ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले, 3 के अराउंड, 2.5 के अराउंड आपको मार्क्स मिले। नेक्स्ट जो अगला डेंजर है, जो बाकी यूपीएससी वाले बच्चे या किसी ना किसी को जो हिंदी मीडियम है उनको इंग्लिश के लिए खतरा रहेगा, या इंग्लिश मीडियम वाले को हिंदी मीडियम में एक डेंजर पॉइंट लग सकता है या उसको मैनेज करना है। तो नेक्स्ट इज द हिंदी एंड इंग्लिश। अब ये हिंदी और इंग्लिश का पेपर है, ये यहाँ पे क्वालिफायर नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम यूपीएससी में कर दिया कि क्वालिफाइंग हो गया 25% पे, यहाँ पे इट इज अ डिसाइडर। ये डिसाइड करेगा आपका कि सिलेक्शन और सिलेक्शन के बाद रैंक, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे ये डिसाइडर है, ठीक है। तो इस ये इट्स अ डिसाइडर, नॉट जस्ट अ क्वालिफायर। अब यहाँ पे जो भी आपको जीएस में थोड़ा मुश्किल होता है, आपको 50% मार्क्स के अराउंड लेके आना, तो वहां पे जो भी आपकी कमियां रहेंगी वो ये पेपर आपका वो कंपनसेट कर सकते हैं। क्योंकि लैंग्वेज पेपर में हिंदी इंग्लिश में चांसेस ज्यादा है कि आप 60-65 तक ले आओ, अगर कमांड अच्छी है तो 70 भी आ सकते हैं। तो ये आपको लीड देगा पेपर, और ये फिर आपको काफी सिलेक्शन में और रैंक इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है, या आपको एक अच्छी रैंक दिलाने में। जो नेक्स्ट, अब इसके लिए हम कैसे इसको टैकल कर रहे हैं, हम इसमें डेली 1 घंटे की आपकी क्लास आपको देंगे, ठीक है। उसमें आप फैकल्टी से जो भी फॉर्मेट है वो आप पता कर सकते हो, कैसे आपको लिखना है समझाया जाएगा, कैसे टैकल करना है। क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, वो आप आराम से फैकल्टी से डिस्कस करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो हमने पंजाब में भी किया था और काफी हमें सक्सेस मिली, उसके अंदर हमने पंजाबी की और इंग्लिश की वर्कबुक निकाली थी वहां पे, और काफी क्वेश्चन डायरेक्ट उससे आए और बच्चों की लगातार प्रैक्टिस बनी रही। सेम हम रेप्लीकेट करेंगे अब हिंदी और इंग्लिश की। एक प्रैक्टिस बुक या वर्कबुक के नाम से एक हमारी बुक आएगी, प्रैक्टिस बुक आपकी हिंदी के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी। उसमें आपको जैसे मान लो 15-20 एक साथ ही पैसेज मिल गए, 15-20 आपको प्रेसी मिल गए, इस तरीके से आपको सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। आपके ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपको वहां पे स्पेस होगी, पीछे सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। तो आप डेली प्रैक्टिस करोगे इसको। तो मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ इंग्लिश का। इस वीक हम इंग्लिश की रिलीज कर देंगे हमारी वर्कबुक, और नेक्स्ट बुक हमारी प्रैक्टिस बुक हिंदी वाली रिलीज होगी। तो ये एचसीएस मेंस की इंग्लिश की हमारी प्रैक्टिस बुकलेट रिलीज हो रही है विद मॉडल आंसर्स। ऐसे इस तरीके से मान लो प्रेसी, पिछली बार काफी बड़े प्रेसी आए थे तो हमने उसी का ध्यान रखा हुआ है। एक प्रेसी दिया आपको, फिर उसके नीचे हमने आपको दे दी क्या, स्पेस दे दी है आपको कि भाई आप प्रैक्टिस करो, अपना लिखो, ठीक है। फिर अगला प्रेसी, फिर उसका स्पेस, और ऐसे इसके आंसर भी मिलेंगे पीछे आपको ना। तो ये प्रैक्टिस बुक्स हम आपके रिलीज कर रहे हैं। पहले इस वीक हम इंग्लिश की रिलीज कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक हम आपकी हिंदी की रिलीज कर देंगे। तो ये दोनों बुक्स आप ऑर्डर भी कर सकते हो, है ना, यूपीएससी अखाड़ा, आप इस नंबर पे बात करके या कांटेक्ट करके। तो ये बुक्स आपको हार्ड कॉपी में भी डिलीवर कर देंगे हम,
तो इसमें आपको पूरा जैसे दिखाना चाहता हूँ, सारा इसमें हमने कंप्लीट किया है। जैसे कि प्रेसी के बाद ये पैसेज आ गए, तो अगेन पैसेज दे दिया, उसमें क्वेश्चंस दे दिए, फिर इनको आप प्रैक्टिस करो यहाँ पे, ठीक है। ये अगला पैसेज आ गया, क्वेश्चन आ गए, उसको फिर आपने प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से पूरे आपके, अगर आप देखोगे सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा आपका टॉपिक, जो भी टॉपिक होगा वो सारा इसमें कवर होगा। ये एसए के टॉपिक हो गए जैसे, तो एसए कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रामर का होगा, जैसे आपको जो भी इसमें कमांड दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर बाद में इसके साथ साथ आपके मॉडल आंसर भी मिलेंगे इसके अंदर आपको, ठीक है। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हो गए, फिर ये इनके मॉडल आंसर्स भी होंगे, ठीक है। एसए के मॉडल आंसर हो गए, लास्ट में बाकी ग्रामर के मॉडल आंसर हो गए, इडियम फ्रेज के हो गए, इन सबके। तो इस तरीके से एक प्रैक्टिस वर्कबुक हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, एक हिंदी की और एक इंग्लिश की। उसमें आप इस पार्ट को टैकल कर लोगे, ठीक है। मैं हर चीज का आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं है। जो पहला डेंजर था उसको भी हम आपको सारे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे क्लास के अंदर, लाइव आंसर राइटिंग में कराऊंगा आपकी। तो वहां पे आपको मैनेज करना आएगा, आपको बताया जाएगा कि इसमें आपको क्या वर्ड पहले लिखने थे, कैसे करने थे। देखो काफी बच्चों को लगता है कि ये तो हमने कर रखी है आंसर राइटिंग, हमने मेंस दे रखे हैं, लेकिन आप समझो हर एक मेंस अलग है, और आपने अगर मेंस दे रखे हैं तो और बच्चों ने भी मेंस दे रखे हैं, तो अब आपको उनसे अच्छा परफॉर्म करना है। तो अपने 50 दिन बहुत डिलीजेंटली आपने करना है। कभी ऐसा होता नहीं है कि आपने एक बार मेंस दे लिया, 2 बार दिया, 3 बार दे दिया और इस बार भी आप ऐसे चले जाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको इस मेंस पे भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि बाकी लोग भी मेहनत कर रहे हैं। इवन मैं आपको हिना बिंदलिश का अगर एग्जांपल, जो हमारे स्टूडेंट है एसडीएम है, तो जब फर्स्ट टाइम उनका मेंस हुआ, ठीक है, मतलब प्री क्लियर हुआ, उस टाइम उन्होंने मेंस की पहले से तैयारी कर रखी थी, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, पेपर वो कैंसिल हो गया। तो मैंने देखा दोबारा मेंस आया उनका, प्री क्लियर हुआ सेकंड टाइम पे, तो उस टाइम भी उन्होंने उतनी डिलीजेंट तरीके से, उतनी मेहनत से सारी क्लास अपनी फॉलो करके, सारे आंसर लिख के, कहीं भी ये नहीं कि सर मैंने तो कर रखी है प्रैक्टिस, दोबारा उन्होंने प्रोसेस को रिपीट किया और फाइनली सिलेक्शन हुआ। सेम एग्जांपल आकृति सिंगला जो इस बार आईपीएस है, ठीक है, उन्होंने लास्ट ईयर में प्रैक्टिस की थी, पर इस साल जब उनका वापस उन्होंने मेंस लिखा तो उन्होंने वापस उस प्रोसेस को रिपीट किया। हर एक दिन बहुत डिलीजेंटली, हर एक आंसर को कोई उन्होंने छुट्टी नहीं की, लगातार रिपीट किया, तब जाके उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये टॉपर्स में कॉमन चीज है कि हमें बहुत लाइटली नहीं लेना चीजों को, कि हमने कर रखा है तो इस बार ऐसे लाइटली हो जाएगा। आप समझो आपका कंपटीशन जिनके साथ है वो लोग मेहनत कर रहे हैं, तो वो हमें उसका ध्यान रखते हुए रोज मेहनत करनी है और आपकी रोज इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। सेकंड में इसके लिए मैंने आपको 1 घंटे क्लास प्लस डेली प्रैक्टिस प्लस वर्कबुक, ये आपको मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश टैकल हो जाएगा। तो जितने भी ये डेंजर पॉइंट है वो सारे हम टैकल करेंगे, ठीक है। अगला जो पॉइंट है दैट इज द हरियाणा एंगल इन आंसर। ये आपको कोई नहीं बताएगा, और ये मैं लगातार यूज कर रहा हूँ, लास्ट ईयर 3 साल से आईएएस सिलेक्शन दे रहे हैं एचसीएस में। और इवन बच्चों का हमेशा मेंस का ये रिस्पॉन्स आता है कि सर हमने वो हरियाणा एंगल डाला, हमारे मार्क्स अच्छे आए। जीएस में भी हमारे लगातार बच्चों ने काफी मार्क्स इसमें अचीव किए, है ना, जीएस में। तो हरियाणा एंगल के लिए इस बार फिर मैं कुछ अलग लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। मेहनत की है हमने, इस पे ऐसा नहीं है ये बन जाते हैं। बहुत टाइम लगा के मैं आपके लिए हरियाणा के मैप्स बनवाए हैं, जिसमें मान लो आप सीधे के सीधे जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, हरियाणा का सॉइल हो गई, हरियाणा का ग्राउंड वाटर असेसमेंट हो गया, इवन जो इशू बेस्ड है जैसे हरियाणा के ड्रग अफेक्टेड एरियाज हो गए, ठीक है, और हरियाणा का क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, इंडस्ट्रीज होगी, जो जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं वो सारे मैं आपको मैप के थ्रू करवा दूंगा। तो हरियाणा थ्रू मैप्स भी होपफुली एक मैं बुक निकाल भी दूं आपकी जल्दी, तो उसमें भी ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। तो ऐसे ये फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ हरियाणा है, तो यहाँ पे सैंडी हो गया, अरावली हो गया। अगर फिजियोग्राफी से कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये मैप बनाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छे मार्क्स फैच करेंगे। एक पार्ट है ये मैप, तो उसके अलावा बहुत सारे पार्ट है, मैं हर पार्ट में अलग डील करूंगा। कहाँ पे हरियाणा का डेटा डालना है, कहाँ पे हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम्पल डालना है ना, कहाँ पे हरियाणा का सिचुएशन, कहाँ पे हरियाणा की इकोनॉमी, सोसाइटी के इश्यूज, कहाँ पे करंट अफेयर, कहाँ पे इंटरनेशनल, वो सारा पार्ट हर टॉपिक बाय टॉपिक आपने मेरे प्री वाले वीडियोस में भी देखा होगा, है ना, कि मैं जब प्री में इतना डाल रहा था तो मेंस के अंदर तो मैं भर भर के डालूंगा वो, बिल्कुल, है ना, क्योंकि ये मेरे अंदर से आता है हरियाणा का एंगल डालना उसके अंदर ना। तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी, हर चीज में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको बेटर कर सकते थे। ये वो शायद जो यूपीएससी के नॉर्मल बच्चे करते हैं वो चीजें नहीं करेंगे, है ना। आप जो अच्छे से तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी वाले भी फोकस होकर अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैं हरियाणा एंगल इसमें इनकॉर्पोरेट करना सिखाऊंगा। तो थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है एचसीएस मेंस के अंदर की हरियाणा एंगल आपके आंसर में आना चाहिए। नीड टू मूव बियॉन्ड जनरल यूपीएससी एग्जांपल्स टू स्टेट स्पेसिफिक वन, ये आपको करना है। अधिकतर बच्चे जो रैंडम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जो मान लो इस बार डिलेमा भी है कि सर प्री भी दे देंगे, तो वो सोच रहे हैं यार पहले प्री का पढ़ लेते हैं फिर लास्ट के 20 दिन में मेंस कर लेंगे, तो वो क्या करेंगे, जो उनको आता है बस वही लिख के आएंगे वो,
जितने एग्जाम्पल आते हैं वो लिख के आएंगे। आप क्या करोगे, जो आपको आता है वो तो आप लिखोगे, प्लस मैं आपका एडिशन कराऊंगा, यार इसमें तू हरियाणा वाला ये वाला एग्जाम्पल डाल, इसमें लेटेस्ट एग्जाम्पल ये डाल। यहाँ पे आपकी एडिंग होगी, आपकी यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करेगा। आप उस प्रॉपर एग्जाम्पल को डालोगे, बॉक्स में लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे हरियाणा एंगल, मजा आ जाएगा एग्जामिनर को, वाह ये लड़का पक्का बनने के लायक है। ऐसे मैं आपकी कॉपी बना के दूंगा आपको, ये ऐसा आंसर रिफ्लेक्ट होएगा, आपको खुद लगेगा इस बार मेरा सिलेक्शन हो रहा है। ये हम करेंगे इसके अंदर, बियॉन्ड जनरल यूपीएससी एग्जाम्पल टू स्टेट स्पेसिफिक वंस टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। सही में हमें इंप्रेस करना है एग्जामिनर को। आज समझो एग्जामिनर भी रील देखता है, ऐसी बात नहीं है, और उसका अटेंशन स्पैन भी कम हुआ है। तो आप खुद देखो, एक जनरल स्लाइड होगी, एक स्लाइड ऐसी है जिसमें मैंने आपको मैप दिया है, हाईलाइट किया है, कम लिख ऐसे प्रॉपर अरेंज किया है, अलग है ना, अलग फॉन्ट साइज जो भी यूज किया, तो ये एक ज्यादा अट्रैक्टिव है। ऐसे ही आपकी कॉपी है, उसके पास बहुत सारी कॉपी आ रही होंगी, उसके पास टाइम नहीं है एक एक चीज पढ़ने का। हाँ, प्रोवाइडेड आपने उसको दिखा दिया कि सर मैंने एक सब हेडिंग बनाई है, एक हरियाणा का एंगल डाला है, एक डायग्राम भी बना दिया है, 2 डेटा भी डाल दिए हैं, और सारे पार्ट एड्रेस भी किए। अब आप मेरे को मार्क्स दो, वो कहेगा इसके मार्क्स कहाँ काटूं, मार्क्स दे देता हूँ इसको। ये चीज आपको मैं करना सिखाऊंगा इसके अंदर, और आपने वो कर भी ली है तो और उसको डिफाइन कैसे करना है और बेटर कैसे करना है, तो वो हम इसमें करेंगे पूरे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, मेरे अगले 50 दिन वो आप ही के लिए जो एचएसएस मेंस के बच्चे दे रहे हैं, पूरा टाइम मेरा 24 आवर्स जो भी रहेंगे, मैं ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि मेरा खुद मन है कि जो बच्चे हरियाणा में काफी टाइम से लगे हुए हैं, है ना, या एचसीएस में, मतलब इवन दो सिविल सर्विस भी एक रहता है कि मैं आईएएस आईपीएस बनाए सिलेक्शन कर, लेकिन एचसीएस में जो सिलेक्शन होता है तो उसका एक अलग ही खुशी होती है अपनी स्टेट की। तो ये प्रोग्राम मेरे सबसे क्लोज रहता है ना, जो एचसीएस मेंस का है, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों को सही में तैयार करते हैं कि वो सिलेक्शन लेके आए। तो इसमें मेरी तरफ से मैं आपको कोई कमी नहीं आने दूंगा। हाँ, आपसे भी मैं उतनी मेहनत ही कराऊंगा, ये मैटर नहीं करता मेरे पास कितने बच्चे आएंगे, है ना, लेकिन मेरा जो बच्चे मेरे पास आएंगे उनको मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं उनको हर एक को फोकस कराऊंगा बिल्कुल कि आपको ये इंप्रूव करना है। और मैं मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि मतलब ठीक है 2 टाइप के स्टूडेंट्स आएंगे, वो दोनों मैं डिस्कस करूंगा, हर एक की मैं एक अलग स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, क्योंकि जो करना चाहता है उसको मैं पास करवा के रहूंगा इस बार। अब ये देखो, नेक्स्ट मैंने बताया जैसे आपको, ये वो एरिया है जहां पे ड्रग अफेक्टेड एरियाज है, जहां पे वेरी हाई रिस्क है, तो ऐसे दिखा दिया हमने, फिर मीडियम वाले ऐसे दिखा दिए। तो इस तरीके की प्रेजेंटेशन, ये आपका हरियाणा का क्रॉप कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, तो ये सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो हरियाणा स्पेसिफिक एग्जांपल्स और कैसे मैप है अब आपको ड्रॉ करना है। फिर देखते हैं यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस में क्या सिमिलैरिटी है, कैसे हम वहां से यूपीएससी इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं। पहले तो इस बार हमने यूपीएससी में भी काफी अच्छा रिजल्ट दिया है, जो बच्चे मेरे पास मेंस के आए थे उनका भी काफी मतलब इंटरव्यू कॉल आई, फाइनल सिलेक्शन भी हुआ। अब उसके बाद जो यूपीएससी के बाद फिर हमने पंजाब पीसीएस की मेंस की टेस्ट सीरीज लगाई, है ना, स्टार्ट की, वहां भी इस बार काफी बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और उसकी बात मैं एक आपको बताता हूँ, ये जो आपका बताता यूपीएससी मेंस जो पीवाईक्यूज है, इनकी इंपॉर्टेंस हम आपको बताते हैं अभी क्या होता है, देखते हैं। ठीक है, तो पंजाब पीसीएस में क्या होता है, इस बार उन्होंने भी नया पैटर्न बनाया, नया सिलेबस किया अपना, ठीक है चीजें। अब मान लो पंजाब पीसीएस में जब पेपर देखा गया हमने, ठीक है, तो अब पेपर देखना, अब पीवाईक्यू के रेलिवेंट्स हम देखते हैं। ये यूपीएससी के पेपर हैं आपके, जीएस 1 का पेपर है ये, ठीक है, इसमें मैंने सारी जीएस 1 के टॉपिक वाइज सोल्व कर रखे हैं आपके। तो जीएस 1 का जो पेपर है ये टॉपिक वाइज सोल्व कर रखे हैं, हिस्ट्री के, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मिडाइवल थी, पोस्ट वर्ल्ड हिस्ट्री, और फिर सोसाइटी ज्योग्राफी, उसके साथ साथ अंदर आपके सॉल्यूशन, ये पूरी बुक मैंने बना रखी है जीएस 1 की, यूपीएससी की मेन सोल्ड 2013 से 25। ऐसे ही जीएस आपकी 2 की, ये जीएस 2 की है, फिर 3, 4, ऐसे चारों किताबें आपको मिल जाएंगी। ये आपका जीएस 3 और ये 4, ये चारों किताबें हैं। इनको आप ऑर्डर भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, या अमेजोन से भी हो जाएंगी, ठीक है। तो इनको जब आप ऑर्डर करोगे तो आप देखोगे इसमें सारे सोल्ड है, टू द पॉइंट लिखे हुए हैं। पंजाब पीसीएस में मैंने बच्चों को कहा था कि ये अगेन यूपीएससी वाली थीम ही रिपीट होंगे, क्योंकि यूपीएससी ने लगभग सारी थीम अपने सिलेबस की कवर कर रखी है, और एग्जामिनर के लिए भी ईजी रहता है वहां से क्वेश्चन बनाना। तो ये मानोगे 1, 2, 4, 3 सब में पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। एक जो पेपर 2 है, इसमें तो केवल जो 20 क्वेश्चन आए थे, 20 में से इसमें 12 क्वेश्चन डायरेक्ट इस किताब से, यानी कि एक सिंगल किताब से आपके पंजाब पीसीएस मेंस के अंदर जो 20 क्वेश्चन थे उनमें से 12 क्वेश्चन इसी किताब से थे। तो इसकी मैंने पीडीएफ बनाई है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो ये पीवाईक्यूज की बुक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों पीवाईक्यूज, ये मैं आपको पूरा कवर करवाऊंगा। आप अलग से चाहो तो उसको अलग से खुद भी कवर कर सकते हो। तो ये पीवाईक्यू
आप चाहे यूपी का एग्जाम देखना, यूपी पीसीएस का, वहां पे रिफ्लेक्ट होते हैं, पंजाब में काफी रिफ्लेक्ट हुए हैं, और मैं फिर बता रहा हूँ आपको हरियाणा में भी काफी थीम्स रिपीट होंगी यूपीएससी की, जो आपके एचसीएस मेंस के अंदर आपको दिखेंगी। उसके साथ साथ कुछ बच्चे केवल एचसीएस मेंस की अगर बुक चाहते हैं, तो ये एचसीएस मेंस की हमारी बुक है, ये हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। इसमें आपको हिंदी के सारे पेपर सॉल्व मिल जाएंगे, इंग्लिश के मिल जाएंगे एचसीएस के, और जीएस का जो पेपर है वो भी सॉल्व मिल जाएंगे। तो ये आपका रहेगा सोर्स पीवाईक्यूज का। तो मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि यूपीएससी से काफी स्टेट पीसीएस इंस्पायर्ड रहते हैं मेंस के अंदर, तो ये भी आपको टैकल करना है, इसको आपको भूलना नहीं है, क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको वो भी करना ही है। ठीक है, यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू करेंगे। पंजाब में काफी रिफ्लेक्शन था यूपीएससी मेंस का, मैं बता रहा हूँ पेपर 2 के अंदर तो 12 क्वेश्चन इसी बुक से आए थे जो यूपीएससी मेंस की सोल्ड है पीवाईक्यू। थर्ड इज द बैलेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है बैलेंस। कभी आप देखना तैयारी कई बच्चे करेंगे, वो क्या करते रहते हैं, केवल पढ़ते ही रहते हैं बस, फिर वो बस पेपर में जाके लिखेंगे, या लिख लेंगे तो थोड़ा लिखेंगे, 20% लिखेंगे, 80% वो पढ़ाई पे देंगे, पर बैलेंस करना है। इसीलिए मैं आपको डेली आंसर राइटिंग कराऊंगा, डेली आपकी इंप्रूवमेंट कराएंगे। तो देयर विल बी अ बैलेंस बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग। हाँ, फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, सर हम लिख रहे हैं रोज, वो क्या करेंगे, खुद ही लिख लेंगे, खुद ही उसका मॉडल आंसर पढ़ लेंगे, तो उनका रीडिंग भी हो गया और राइटिंग भी हो गया। लेकिन वी नीड अ बैलेंस बिटवीन राइटिंग एंड इवेल्युएशन, कि आपने लिखा भी है लेकिन किसी ना किसी से इवेल्युएट तो कराओ कि उसमें इंप्रूवमेंट क्या करनी है। आप सबको अपना आंसर अच्छा ही लगेगा, अब उसमें दो बातें नई, कुछ अलग पर्सपेक्टिव, एक फैकल्टी का व्यू, वो भी आना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन करवाना है, अगर आपको एक हाई रैंक चाहिए, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। हाँ, नॉर्मल अगर जाके आना है तो कॉन्फिडेंस या सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए तो ठीक है, अपना लिख लिया, लेकिन अगर इवेल्युएट करवाओगे किसी से तो आपको गलतियां बताएगा, आपकी इंप्रूवमेंट होगी। तो इसमें हम जो इवेल्युएशन करेंगे वो आपका लाइव इवेल्युएशन करेंगे। अब हमारे सामने हो गए, ठीक है, आपने क्वेश्चन लिखा, वही क्लास के बाद क्वेश्चन लिखा, क्लास में लाइव आंसर राइटिंग के बाद वही मैंने आपकी चेक करवा दी कॉपी सामने 1-to-1 मेंटर से, जो दिक्कत हुई आपने वही इंप्रूव की, ताकि अगले दिन कल आप वो गलती रिपीट ना करो। तो ऐसे जब आप 3-4 दिन कर लोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। 10-15 दिन होंगे, फिर आपके आंसर पूरे स्ट्रक्चर हो जाएंगे। जैसे ही आप 30 दिन क्रॉस करोगे, लास्ट के 20 दिन तो आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं, फिर उसके अंदर तब आपका फ्लो बन चुका होगा, और एग्जाम में आप बिल्कुल रेडी हो गए, क्वेश्चन को देखते आपका हाथ नहीं रुकेगा। ये स्टेज मैं चाह रहा हूं, तब जाके हमारा सिलेक्शन इंश्योर होगा। तो बैलेंस करना है रीडिंग में, राइटिंग में, और राइटिंग और इवेल्युएशन में, ठीक है, इवेल्युएट भी करवाना है अपने आंसर। एंड नेक्स्ट इज द बैलेंस बिटवीन ऑल पेपर्स। अब या तो बच्चे ज्यादा हिंदी इंग्लिश पढ़ लेंगे, ठीक है, जीएस 1 2 3 4 कहीं ना कहीं निग्लेक्ट हो जाएगा, या फिर 1 2 3 4 करेंगे, हिंदी इंग्लिश कहीं ना कहीं निग्लेक्ट हो जाएगा। यूपीएससी हो, एचसीएस हो, सबसे इंपॉर्टेंट मेंस का जो कीवर्ड है वो है बैलेंस। जिसने हर चीज में बैलेंस किया उसी का सिलेक्शन होता है। तो आपको ये बैलेंस करना है, ये हम बैलेंस इंश्योर करेंगे। जो आपका क्योंकि टाइम टेबल बना रखा है, उसमें डेली 1 घंटा हिंदी इंग्लिश को भी हमने दिया है, बाकी जीएस 1 2 3 4 तो आपके चलते रहेंगे। तो ये सारा बैलेंस हम अचीव किया है हमने। एक और बैलेंस हम कह सकते हैं, डेली आंसर राइटिंग प्लस एफएलटीज। ये एक बैलेंस और ऐड कर लो, इसको भी आपको बैलेंस करना, दोनों करने हैं। एफएलटीज के अपने फायदे हैं, डेली आंसर राइटिंग के अपने फायदे हैं। अगर आपने पढ़ लिया और केवल सीधे एफएलटी लिख दिए, तो आपकी जो टॉपिक पे पकड़ है, जो थीम पे पकड़ है, वो नहीं आएगी, और आपको गलतियां क्या करी आपने वो पता नहीं चलेगा। और केवल आपने डेली आंसर राइटिंग कर ली और एफएलटीज नहीं किए, तो आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं होएगा, पेपर मैनेजमेंट नहीं होएगा। तो पहले करना चाहिए डेली आंसर राइटिंग, ताकि आपके हर क्वेश्चन वाइज, हर थीम वाइज गलतियां पता चल जाए, क्या चीज आप इंप्रूव कर सकते हो वो हो जाए। और उसके बाद फिर आपको करना चाहिए एफएलटी, कि अब मेरा टॉपिक सारे कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया, पेपर 1 कंप्लीट हो गया, पेपर 1 का एफएलटी दे दिया। ये तरीका होना चाहिए, ये एक सिस्टमेटिक तैयारी है, वो सारा मैं उसी तरीके से फॉलो करूंगा आपके साथ। नेक्स्ट इज द मास्टरिंग द एथिक्स। ये कई बार उनके लिए चैलेंज है जो अभी फर्स्ट टाइम एथिक्स पढ़ेंगे। दूसरा, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है एथिक्स, तो उन्होंने रीडिंग कर रखी है, क्या उनको कीवर्ड्स इम्बाइब है अपने, वो देखना है। क्या उनको हरियाणा स्पेसिफिक एग्जांपल इम्बाइब है उनके आंसर्स में, वो उनको इंप्रूव करना है। तो ये एक डेंजर पॉइंट है, ठीक है। तो आप अगर जनरल एग्जांपल लिखते तो ठीक है, लेकिन आप सोचो आपने एक हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जांपल लिखा है, आपने एक हरियाणा की केस स्टडी दी है, तो वो आपके मार्क्स ज्यादा देगा। तो इसमें हम इंश्योर करेंगे कि आप पहला जो फर्स्ट मई से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें जो आंसर राइटिंग है आपकी, है ना, या क्लासेस जो बच्चे करना चाहते हैं क्लासेस है, या जो आंसर राइटिंग, वो फर्स्ट में हम एथिक्स से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला ही एथिक्स का आपका खत्म कर देंगे, क्योंकि एथिक्स को मैं मानता हूँ कि इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट। यहाँ पे कहीं लिखा है, ठीक है, ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है, लो हैंगिंग फ्रूट, ठीक है। लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब कि आप इसको कम टाइम अगर आप दोगे ना, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, यानी कि टाइम टू बेनिफिट रेशियो क्या है, बहुत ज्यादा है। आप एक बार जीएस के ही बच्चे होंगे, जीएस 1 से स्टार्ट करेंगे देखना अभी, अब वो उनका पूरे 15-20 दिन जीएस 1 में चला जाएगा। अब दिन आपके पास क्या है, 50 है पढ़ने के लिए इफेक्टिवली।
अगर आपने 20 दिन GS1 को ही दे दिए तो फिर आप बाकी सब्जेक्ट को क्या 10-10 दिन दोगे, फिर वो बैलेंस कहाँ पे हुआ आपका GS1 2 3 4। मान रहा हूं मैं कि आप डेली 1 घंटा हिंदी इंग्लिश भी करोगे, तो ये बैलेंस अचीव करना बहुत जरूरी है, ये मैं आपको करवाऊंगा ध्यान, ठीक है, कैसे बैलेंस करना है। तो एथिक्स को क्या करेंगे हम कम टाइम में, जैसे अगर आप GS1 को 15 दिन नहीं दे रहे हो, 12 दिन दे रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एथिक्स ऐसा है कि 8 से 10 दिन भी आपने ढंग से दे दिए तो वो आपको ज्यादा मार्क्स दे सकता है। इवन आप यूपीएससी मार्क्स का सिलेक्शन देखो, काफी बच्चे जो एथिक्स ऑप्शनल और एसए में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि GS1 2 3 में लगभग मेहनत ज्यादा लगती है, मार्क्स उसी रेंज में रहते हैं। तो एथिक्स पे मैं बहुत फोकस कर दूंगा, स्टार्टिंग में आपको खत्म करवा दूंगा, है ना, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस भी करते रहो और आपके कम टाइम में ज्यादा मार्क्स आपके अचीव हो सके। टाइम टू बेनिफिट रेशियो में बहुत अच्छा है। दूसरा हरियाणा स्पेसिफिक एग्जांपल हम आपको करवाएंगे एथिक्स के अंदर भी, ताकि आपको आपका आंसर अगेन डिफरेंशिएट हो। और जो केस स्टडीज भी होंगी उसमें भी हम हरियाणा की केस स्टडी डालेंगे कि यहाँ पे हरियाणा में ये चीज हुई है, इसको सॉल्व करो। उसके दो फायदे हैं, अगर वहां पे एग्जाम में हरियाणा स्पेसिफिक केस स्टडी आती है तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगे हरियाणा के जो एसओपीज है उनसे, हरियाणा में जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, जो प्रोटोकॉल्स है उनसे, हरियाणा के जो लॉज है उनसे, ताकि आपका आंसर क्या हो गया, ऑलरेडी हरियाणा स्पेसिफिक बन गया, हरियाणा की केस स्टडी आपको दिमाग में आ गई। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो इनडायरेक्टली वो आप एग्जांपल्स, वो केस स्टडी आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो। तो ये भी हम इंश्योर करेंगे कि आपको रियल लाइफ केस स्टडीज मिले फ्रॉम हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव, हरियाणा का जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है उसका जो पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से आपको केस स्टडीज प्रैक्टिस करने को मिले। तो इसीलिए हम एथिक्स पे बहुत, मैं ही स्टार्ट करूंगा आपका एथिक्स, है ना, इसमें जितने भी टेस्ट होंगे और जो क्लासेज होंगी, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी क्लासेज मैं ही लूंगा, क्योंकि मेंस में अगेन मेरा फोटे रहता है कैसे बच्चों को इंप्रूव करवाना है। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होके आप इसको देख सकते हो, पूरे बैच को, इसका मैं ही मतलब हेड मेंटर मैं ही रहूंगा, इसका क्लासेज मैं ही लूंगा इसकी। एथिक्स से स्टार्ट करेंगे हम 1 मई को। नेक्स्ट जो थंबनेल था, है ना, कि सबसे बड़ा खतरा, द एलिफेंट इन द रूम, वो है ये वाला, जो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा इस टाइम पे डेंजर है इस बार। तो एलिफेंट इन द रूम दैट इज द 270 मार्क्स आउट ऑफ 600, ये लाना एक चैलेंज है, 45% मार्क्स। आप लास्ट टाइम के मार्क्स देखना, मैं आपको पीडीएफ ही प्रोवाइड करवा दूंगा, लास्ट टाइम के मार्क्स की पीडीएफ। तो उसमें एक बार आपको देखते हैं, अगर यहाँ ओपन होती है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। मैं अगर देखूं काफी सिलेक्शन में ऑप्शनल सब्जेक्ट जीएस, तो ये पीडीएफ में आप रेंज देखना, जो 200 मार्क्स का है ना जीएस, उसमें अगर आप देखते हो जो कैंडिडेट सिलेक्टेड भी हैं, तो उनमें ऑप्शनल के अंदर 106, 110, 120 इस रेंज में क्वेश्चन मार्क्स आ गए आउट ऑफ 200 ऑप्शनल में। जबकि जीएस में कितने आ रहे हैं आपके 70, 75, किसी के 80, 82। ये पीडीएफ मैं आपके शेयर कर दूंगा, इस पीडीएफ में आप एनालाइज करना पूरा प्रॉपर ना। तो इसमें कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जीएस में 45% या 50% मार्क्स लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक बार हुआ था एचसीएस में कि मान लो 100 सीट थी तो केवल कितना सिलेक्शन हुआ, केवल 61 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि उस टाइम काफी बच्चों को 270 मार्क्स का जो बैरियर था वही काफी बच्चे क्रॉस नहीं कर पाए थे। तो इस बार मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा, काफी बच्चे 270 का बैरियर ही क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीएस में जनरल आंसर लिखेंगे और उनको मार्क्स मिलेंगे, मान लो 5 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 1 मिल गया, 1.5 मिल गया। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 मिल गए, 1.5 मिल गया, है ना, तो 2.5 मिल गया किसी में। तो अगर आप एवरेज लिख रहे हो या बिलो एवरेज, आपको अबव एवरेज आंसर लिखने पड़ेंगे, ताकि आपको 2.5 मिले, प्लस 3 मिले, 3.5 मिले या 4 मिले आउट ऑफ 6। तो इस लेवल के आंसर लिखने के लिए आपको बहुत प्रिसाइज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कीवर्ड डालने पड़ेंगे, तब जाके ये 270 का बैरियर टूटेगा। दूसरा इसका तरीका ये है कि भाई चलो जीएस में मानते हैं 45% आ गया, किसी में 40% आ गया, किसी में 50% मार्क्स आ गए, ये एक रहता है एवरेज सा। तो अगर आपको ज्यादा मार्क्स, अगर आपको ये 270 का बैरियर क्रॉस करना है, तो आपको हिंदी इंग्लिश में किसी में 60% ट्राई कर लिया या 65%, अगर वो आपने 100 में से 60 या 65 मार्क्स अचीव किए, तो ये कंपनसेट यहाँ पे जीएस कंपनसेट हो जाता है। क्योंकि जनरल ट्रेंड बाकी पीसीएस एग्जाम देख लो चाहे यूपीएससी देख लो, 50% मार्क्स लाना, यूपीएससी में तो 50% पे तो रैंक बना जाती है, टॉप आ जाते हो आप बिल्कुल, और यहाँ पे आपको 45% का बैरियर करना ही करना है क्रॉस। तो जो बच्चे 45% से नीचे कम लाएंगे वो तो वैसे डिस्क्वालीफाई है।
ये है सबसे बड़ा खतरा एचसीएस का कि 270 नंबर कैसे लेके आने। इसके लिए चारों पेपर में अच्छे नंबर चाहिए आपको, चारों पेपर बैलेंस करने हैं जीएस के, दोनों पेपर जो हिंदी इंग्लिश में उसमें एक्सेप्शनली वेल करना है। वहां भी एवरेज से काम नहीं चलेगा, वहां पे और अबव एवरेज और एक्सीलेंट की तरफ आपको जाना पड़ेगा। और इनमें से भी अगर किसी पेपर में भी कम हो गया नंबर, मान लो किसी में आपके 20 आ गए, 30 आ गए नंबर, 35 आ गए, तो वो फिर 270 का बैरियर क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते, सारे के सारे 6 के 6 पेपर बढ़िया तरीके से विद कीवर्ड्स प्रॉपर आपको लिखने पड़ेंगे, तब ये 270 का बैरियर क्रॉस होगा। कई बार तो ऐसा होता है 270 मार्क्स में ही सिलेक्शन हो जाता है, उससे ऊपर तो कट ऑफ कई बार जाती नहीं है। जो 61 वाला केस उसमें यही हुआ था, बच्चों के 270 नहीं बन रहे थे, जिसके 270 आ गए उसका सिलेक्शन हो गया था। तो ये टारगेट आपको रखना, ये 270 मार्क्स कैसे लाने हैं। तो ये मैं इंश्योर करूंगा कि आपके जीएस 1 2 3 4 में आप सटीक आंसर राइटिंग करो कि आपके अबव एवरेज मार्क्स हैं जीएस के अंदर, और उसमें हिंदी इंग्लिश में आप एक्सीलेंस की तरफ जाओ। तो उसमें हम प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, पूरी क्लासेस होंगी आपकी प्रॉपर, आपको गाइड किया जाएगा, मेंटर मिलेंगे आपको, ठीक है। ये प्रॉब्लम हमने टैकल करनी है। नेक्स्ट, अब इसको पूरे मैनेज करने के लिए 50 डेज का प्रोग्राम मैंने आपको बनाया एचसीएस सिलेक्शन बैच के नाम से, वो है, ठीक है, वो भी आपको दिखाऊंगा अभी मैं। तो ये 50 दिन का पूरा डिसिप्लिन चाहिए मेरी तरफ से, आपको पूरा डिसिप्लिन कमिटमेंट मिलेगा आपको, है ना। जहां जहां पे आपको इंप्रूवमेंट करनी है आप सारी इंप्रूवमेंट कराएंगे, आपकी तरफ से भी मेरे को पूरा कमिटमेंट चाहिए। ये 50 दिन जो सिंसियर बच्चे हैं उनका एक लाइफ चेंजिंग है, मतलब कि टर्निंग पॉइंट ही मानो आप, क्योंकि इतने कम टाइम में एक सर्विस सिक्योर करना और कोई कमीशन इंश्योर नहीं करता है। आप सोचो अभी आपका प्री हुआ था 2 महीने पहले, ठीक है, अनाउंसमेंट हुआ, प्री हो गया, अब 2 महीने बाद मेंस हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, मतलब 5-6 महीने के अंदर आप बिल्कुल एस्पिरेंट से एसडीएम बन सकते हो। ये एचपीएससी की ब्यूटी है इस बार के लिए, है ना। तो आप जो भी बच्चे प्रिपेयर्ड हैं या अभी प्रिपेयर एक तरीके से करना चाहते हैं, तो ये 50 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। मैं काफी मेरे स्टूडेंट जो एसडीएम है, डीएसपी हैं, तहसीलदार हैं, उनसे मिलता हूं तो वो सच में इस चीज को बहुत चेरिश करते हैं कि पहले जो लाइफ थी और उसका बहुत टर्निंग पॉइंट होता है। आप मतलब एक हाई ब्यूरोक्रेसी में उठते बैठते हो, एक आपका नॉलेज लेवल, काफी चीजें फर्क पड़ता है, आपके कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, आप सर्विस कर सकते हो, ठीक है, काफी लोगों के लाइफ में चेंज ला सकते हो, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, फैमिली को अच्छा लगता है, बहुत सारे फैक्टर है इसके, ठीक है। तो ये 50 दिन अपने आप को दो, 50 दिन आप मुझे दो, 50 दिन आप मेरे साथ काम करो, मैं आपका मेंस का सिलेक्शन इंश्योर करूंगा। इस तरीके से प्रोग्राम डिजाइन किया है। अब इसमें मैं वो बताना चाहता, विंडो बहुत कम है, द विंडो फॉर मेंस इज टाइट, बहुत टाइट है। 50 दिन तो यूपीएससी भी देता है, यूपीएससी 90-100 दिन देता है आपको, तो विंडो इज वेरी टाइट। 50 डेज में इतना बड़ा सिलेबस कंप्रेस करना, उसको याद रखना, एग्जाम में सीधे पॉइंट याद है, वो सब चीज करना, इट इज अ चैलेंजिंग टास्क। लग रहा है इजी है, साथ साथ हिंदी इंग्लिश को मैनेज करना है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको अभी इजी लग रहा है, आप पॉइंट उठाओगे, क्वेश्चन लगेगा यार ये तो पढ़ा ही नहीं था, तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि सारा का सारा पोर्शन आपका कवर हो 50 दिन के अंदर। इट रिक्वायर अ स्ट्रक्चर्ड टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन, जो आपको मैं अभी शेड्यूल दिखाऊंगा, आप देखना कैसे हमने उसको स्ट्रक्चर तरीके से बनाया है। और अगर मान लो आपने वो ढंग से फॉलो कर दिया, मैं तो उसको एग्जीक्यूट करूंगा पूरा, अगर आपने उसको भी फॉलो कर लिया तो भी आपका सिलेक्शन हम इंश्योर करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट, डे बाय डे वॉक थ्रू डेली चाहिए, तो इसलिए मैंने आपका डेली डे वाइज शेड्यूल बनाया है, ठीक है। स्टार्ट हम करेंगे May 1 से, ठीक है, और June 20 तक चलेगा ये। टू बैलेंस इसमें सब कुछ कर लेंगे, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, और विदाउट द बर्नआउट। बर्नआउट इसलिए कि अगर मान लो अभी आप 10-15 दिन रिलैक्स हो रहे हो और लास्ट में पढ़ोगे एकदम से, तो बर्नआउट हो जाता है। अभी से आपने स्टार्ट करना है, 1 तारीख से ही आपने स्टार्ट किया, रोज थोड़ा थोड़ा कवर किया, तो लास्ट में आपके पास प्रेशर नहीं होगा। आप कभी खुद ही एग्जांपल देखो, एक पेड़ है, अगर आप उसको रोज डेली पानी दे रहे हो तो वो ग्रो करता है, फ्रूट्स देता है, लेकिन आपने उसको 15 दिन पानी नहीं दिया, ठीक है, और 16वें दिन एक साथ उसमें 20 लीटर पानी डाल दिया, 40 लीटर डाल दिया, तो पेड़ क्या होगा, जल जाएगा। ऐसे हमें नहीं करना है, बर्नआउट से बचना है। तो मैं इंश्योर करूंगा कि बर्नआउट ना हो, आप बहुत ग्रेजुअली आपकी ग्रोथ हो, आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट हो। बिकॉज अगर स्ट्रक्चर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि रैंडम रीडिंग करते हैं इज द एनिमी ऑफ सिलेक्शन। जो बच्चे रैंडम रीडिंग करते हैं, आज ये पीडीएफ आ गई, आज वो पढ़ लिया, आज पेपर 4 पढ़ लिया, स्ट्रक्चर तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एलिमिनेशन आपको मतलब कि सिलेक्शन को किल करता है वो, ठीक है। तो रैंडम नहीं करना है, बहुत स्ट्रक्चर तरीके से करना है। वो प्लान मैंने बना रखा है आपका, मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी प्लान वो आपको। उसके बाद जब आप प्रिपेयर कर लोगे, तो जैसे मैंने बताया पहले, आप डेली आंसर राइटिंग करोगे, मेरे सामने आप डेली आंसर लिखोगे, उसको मैं आंसर लिखवाऊंगा आपको, सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्या इंप्रूवमेंट करनी थी वो बताएंगे। फिर उसके बाद वो कॉपी जो आप लिखोगे, वो ऑनलाइन वाले बच्चे मेरे को पीडीएफ भेजेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेगा वो प्रोग्राम, ठीक है। और आपकी कॉपी क्या होगी, इवेलुएट होगी, इवेल्युएशन लाइव होगा,
ठीक है, तो बच्चे सामने अपनी बैठ के कॉपी चेक करवा सकते हैं, लाइव वैल्यूएशन, उनको हैंड टू हैंड फीडबैक मिल जाएगा। तो जो आपने पहले खुद से पढ़ा या मेरी क्लास से पढ़ा, आपका कंटेंट रेडी हो गया। स्टडी मटेरियल नहीं है किसी के पास तो कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे आपको, टू द पॉइंट कंटेंट है, हरियाणा स्पेसिफिक जो कंटेंट है सब हम प्रोवाइड करेंगे। हिंदी इंग्लिश की वर्कबुक प्रैक्टिस वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, पीवाईक्यूज यूपीएससी के एचसीएस के वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। सारा कंटेंट हम देंगे आपको। आपको क्लासेस नोट्स चाहिए वो हम देंगे। उसके बाद डेली आंसर राइटिंग करवाएंगे, आपकी पर्सनल मेंटरशिप होएगी। ठीक है, फिर आपने ये सब चीजें कर लिया तो फिर आप दोगे फुल लेंथ टेस्ट। और ये बिल्कुल पहले स्टार्टिंग के एक एक टेस्ट तो आपके सब्जेक्ट वाइज हो जाएंगे, फिर एक जो लास्ट के 6 टेस्ट बचेंगे वो जैसे एचसीएस एग्जाम लेता है सुबह शाम उसी तरीके से हम सिमुलेट करेंगे अपने मेंस एग्जामिनेशन। तो वो भी आपकी एग्जाम हॉल की प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड कि जो आपको सिलेक्शन से रोके। अब ये देखो 2 टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट जिनकी मैं बात कर रहा था, 2 तरीके के बच्चे होंगे। ठीक है, एक स्टूडेंट ए और बी। अब ये स्टूडेंट ऐसा है कि जिसने अभी तक मेंस इतना पढ़ा नहीं है या थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, एक ऐसा है जिसने 2 या 3 मेंस दे रखे हैं, थोड़ा एक्सपर्ट है। तो दोनों की रिक्वायरमेंट अलग होगी, हम ये बात समझते हैं, और दोनों को अलग तरीके से ही टैकल किया जाएगा। ठीक है, इनके लिए क्या होगा कि इन्होंने सीधे आंसर लिखने, क्लास नहीं करनी, सीधा आंसर लिखो आप। अगर आपको कुछ लगता है वैल्यू एडिशन मैट्रिक्स चाहिए वो प्रोवाइड कर देंगे आपको, हरियाणा के एग्जाम्पल चाहिए स्पेसिफिक चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। सीधा आपने आंसर लिख के अपनी आंसर कॉपी इवेलुएट करवानी है, फिर उसमें आपको डेली इंप्रूवमेंट कराएंगे कि आपके आंसर में क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तब आपका वो जो बार है मार्क्स का वो बढ़ जाएगा। ये जो बच्चे हैं ये क्या कर सकते हैं कि अभी मान लो इनको क्लास की रिक्वायरमेंट तो हम इनको क्लास भी देंगे, तो पहले अपना कंटेंट देखेंगे लेकिन आंसर ये भी डेली लिखेंगे, लेकिन इनको हम एडिशनल हेल्प कर देंगे और एक्स्ट्रा टाइम देके कि आपको आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना था, आपको बिगिन कैसे करना था, आपको डिमांड कैसे एड्रेस करनी थी। तो दोनों फिर ये धीरे धीरे एक लेवल पे आएंगे, तो फिर इनको और जो फास्ट है और जो कंटेंट एडिशन है और जो इंप्रूवमेंट आंसर है वो सेकंड लेवल पे करवाएंगे। तो हर एक बच्चे की अलग डिमांड होगी, उस डिमांड को उसी के अकॉर्डिंग एड्रेस किया जाएगा। इसीलिए आपको एक इंडिविजुअल मेंटर भी हम एलोकेट करेंगे जो आपके डिमांड, आपके पेस के अकॉर्डिंग आपको काम करवाएगा, फिर वो उसको बिल्डअप करके आपको फास्ट करवा देंगे। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम देंगे आपको ताकि आप स्ट्रक्चरिंग करनी सीख जाओ। तो जिनको कंटेंट यानी कंटेंट वाले बच्चे जिनको कंटेंट भी चाहिए साथ साथ और आंसर राइटिंग की स्ट्रक्चरिंग भी स्टार्टिंग में बेसिक से करना है, वो बच्चों को हम अलग टैकल करेंगे। दूसरे होते हैं प्रैक्टिस वाले, ये प्रैक्टिस वालों को केवल प्रैक्टिस करनी है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे, खूब प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आगे आप टॉप रैंक में आ सको। ये बच्चे भी टॉप रैंक में आते हैं ऐसा नहीं है, पर इनको थोड़ा पहले बेसिक में हेल्प करना पड़ेगा, फिर इनकी प्रैक्टिस वाले में इसको डाल देंगे। ठीक है, अब एग्जाम वाले दिन आपकी क्या स्थिति होनी चाहिए आज ही समझ लो। अगर आपकी एग्जाम वाले दिन ये स्थिति है, ये सिचुएशन में आप हो, तो उस समय आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है। अब वो कैसे सिचुएशन आएगी वो डिपेंड करेगा कि आने वाले 50 दिन आपने कैसे प्लान किए। तो एग्जाम वाले दिन क्या होना चाहिए आपका कि आपका रिफ्लेक्शन फास्ट होना चाहिए। अगर कोई टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, अगर फ्योर्ड लैंडफॉर्म्स पे क्वेश्चन आ रहा है तो उस दिन वहां पे नहीं सोचोगे यार फ्योर्ड्स क्या होते हैं ना, और लैंडफॉर्म पे मेरे को 6 पॉइंट क्या लिखने हैं वो भी नहीं सोचना है। ये सब पहले ही डिसाइड हो चुका होगा। अभी आने वाले 50 दिन के अंदर ही मैं आपको बता दूंगा कि अगर लैंडफॉर्म का क्वेश्चन आएगा तो ये 6 पॉइंट लिख के आने हैं। अगर सिटीजन चार्टर का क्वेश्चन आ रहा है तो ये 3 कीवर्ड, एक हरियाणा की ये वाली केस स्टडी, 2 लिमिटेशन, 4 वे फॉरवर्ड, ये सब आपको लिख के आनी है उसके अंदर। ये होती है स्ट्रक्चरिंग, ये आपके पहले दिमाग में होना चाहिए। तो ये इतना फास्ट आपका रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तब आप पेपर क्लियर करोगे उस साल। वहां पे एग्जाम में सोचोगे, वहां पे 1 घंटे में थोड़ी लिखना है आंसर, वहां पे तो आपको लिमिटेड टाइम में लिखना है। तो ये रिफ्लेक्शन फास्ट कब होगा? जब आप अभी 50 दिन को अच्छे से प्लान करोगे, यहीं पे चीजों को याद करोगे। इसलिए जो मैं क्लास लूंगा उसमें आपको चीजें याद करवा दूंगा, तो उसमें वो नहीं कि मैं बहुत ज्यादा समझाऊंगा, आपको मेन कीवर्ड्स याद करवा दूंगा जो आपको एग्जाम में सीधे आप लिख के आ जाओगे। तो रिफ्लेक्शन फास्ट होना चाहिए, 7 से 10 पॉइंट आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आने चाहिए, उसका डेटा आना चाहिए, उसका डायग्राम आना चाहिए, उसका हरियाणा एंगल आना चाहिए। ये सारी चीजें आपको एग्जाम से, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो लगभग हर टॉपिक पे पता होना चाहिए, तो आप समझना इस साल आपका मेंस क्लियर होगा। दूसरा, सारे पेपर का कवरेज होना चाहिए, जो मैंने वर्ड किया था बैलेंस। ये नहीं है GS 3 नहीं किया इस बार, GS 1 नहीं किया, GS 4 नहीं किया कुछ, या हिंदी छूट गया। सारे पेपर कवर होने चाहिए, बैलेंस करना पड़ेगा आपको। और थर्ड इज द प्रैक्टिस टेस्ट। आपने पहले से ही आंसर राइटिंग कर रखी हो, पहले से ही टेस्ट दे रखे हो, ताकि एग्जाम आपको नया ना लगे, उससे आप ऑलरेडी हैबिचुअल होने चाहिए पहले से। अब इसको करने के लिए पूरा जो 50 डेज का प्रोग्राम है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप उसको अगर फॉलो करते हो तो एग्जाम के दिन आप रेडी रहोगे इन सब के अंदर, कि आपका रिफ्लेक्शन फास्ट होगा, चीजें आपको याद होंगी टॉपिक्स के ऊपर,
आप सारे पेपर कवर कर लोगे, प्लस में आप टेस्ट भी प्रैक्टिस कर चुके होगे, ताकि एग्जाम में आप बहुत कॉन्फिडेंटली जाओ। वो प्लान है हमारा HCS सिलेक्शन बैच का, ठीक है। ये है HCS मेंस, इसमें आप डेली आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज इंक्लूड है सारा इसमें पार्ट। इसमें 1 मई से ये स्टार्ट हो रहा है। इसमें कंप्लीट कवरेज कराएंगे हम आपके पेपर 1 to 4 की, और हिंदी और इंग्लिश की भी, ठीक है। टेस्ट सीरीज के अंदर है, आंसर राइटिंग है, हरियाणा रिलेटेड जितने भी इश्यूज कवर होते हैं वो सारे करवाएंगे। हरियाणा के इश्यूज, PYQs यूपीएससी के, HCS के, UPPCS के, वो सारे कवर कराएंगे आपको हम, ठीक है। और इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी, 1 to 1 गाइडेंस मिलेगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। ऑनलाइन यूपीएससी अखाड़ा ऐप है, वो आपको मैं बता दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। बाकी ऑफलाइन है वो पंजाब केसरी बिल्डिंग सेक्टर 25D चंडीगढ़ में, आप और ज्वाइन कर सकते हो इसको ऑफलाइन। ये आपका हमारा फोन नंबर है कॉन्टैक्ट के लिए। बाकी ये डेली शेड्यूल है, जो डेली आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज आप करोगे। तो मान लो अगर 1 मई का आपका है ना शेड्यूल, तो मैं आपको पहले ही मैंने आपको दे दिया कि ये दिन आपको पढ़ना है। 1 मई को आपका जो टेस्ट होगा वो टॉपिक 1 एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस का होगा, फिर टेस्ट 2 ह्यूमन वैल्यूज का होगा, फिर टेस्ट 3 आपका एटीट्यूड का होगा, एप्टीट्यूड का होगा। ऐसे पूरे टॉपिक आपके डिवाइड कर रखे हैं। तो आपने क्या करना है, 30th को ये टॉपिक पूरा पढ़ लेना है अपने नोट्स से, ठीक है। और 1 को इसका टेस्ट आपने देना है। या फिर आपको अगर क्लास लगानी तो हमसे क्लास भी प्रोवाइड करा देंगे, आप क्लास के थ्रू उसको समझोगे, फिर उसका टेस्ट दोगे। वो आपकी चॉइस है, आपको क्लास लगानी लगानी। बाकी टेस्ट तो आपको डेली टॉपिक वाइज हर एक में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस के आप आंसर लिखोगे, इवेलुएट होंगे, आपके पर्सनल 1 to 1 गाइडेंस मिलेगी आपको, और मॉडल आंसर मिलेंगे। क्वेश्चन में आपको डेली ज्यादा दूंगा, 10 क्वेश्चन भी दे सकता हूँ, 12-15 वो PYQs देंगे हम मोस्टली, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन भी देंगे उसके अलावा। तो वो क्वेश्चन आप चाहो कितने भी प्रैक्टिस कर दो, 4 क्वेश्चन हम आपको इवेलुएट करके देंगे डेली के। ये क्वेश्चंस आपके डेली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे। फिर जैसे एथिक्स खत्म हुआ, एक एथिक्स का फुल लेंथ टेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपकी 1 घंटा इंग्लिश क्लास चलेगी, तो फिर एक इंग्लिश का फुल लेंथ टेस्ट भी हो जाएगा। फिर उसके बाद पेपर 3 स्टार्ट होगा, पेपर 3 कंप्लीट करेंगे, फिर पेपर 3 का फुल लेंथ टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका एक हिंदी का टेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जनरल स्टडीज 2 आएगा, फिर उसका फुल लेंथ टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते हम सारे आपके FLTs कवर कर लेंगे। फिर लास्ट में जो है ये आपका सिमुलेशन होएगा, फुल लेंथ टेस्ट आपके जैसे होते हैं। हिंदी इंग्लिश एक दिन हो जाएगा, फिर GS आपका 1-2 का हो जाएगा, फिर 3 और 4 का हो जाएगा। एक दिन 1-2, एक दिन 3 और 4, ये आपके सिमुलेटर हो जाएंगे। ये लास्ट ईयर के सिलेक्शन है, जैसे मैंने बताया 3 साल से हम IAS सिलेक्शन दे रहे हैं HCS के अंदर। तो ये बैच भी अगेन सिलेक्शन बैच ही रहेगा पूरा, इसमें कंप्लीट हम करवाएंगे, है ना। कोई फर्दर क्वेरी अगर आपको है तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हो, या हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। जरूरी नहीं है मैं कहूँ कि आप कोर्स ही करो, लेकिन कोर्स से फायदा क्या होता है, आपका टाइम बच जाता है, एक आपको डिसिप्लिन आता है कि आज ये काम करना ही करना है सर, चेक करेंगे। और ये मैं आपको एंश्योर करूंगा कि मैं आपका काम चेक करूंगा ही करूंगा। मतलब मुझे पता होगा आपने आंसर लिखा है, नहीं लिखा तो क्यों नहीं लिखा, और क्या दिक्कत आ रही है। पूरी टीम है हमारी मेंटर्स की यहाँ पे, है ना, जो आपको हम इंडिविजुअल मेंटर एलोकेट करेंगे, ताकि आपकी कोई दिक्कत हो तो पर्सनली आप उसको अपनी रेक्टिफाई करवा सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।